अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल विल बी फाइन एंड आप बहुत दिल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज जो है हम पीपीएससी प्रिपरेशन यानी पीपीएससी सीरीज़ पे जो लेक्चर है, जो जिस टॉपिक पे हम लेक्चर देखेंगे वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इसकी टाइप्स, कौन कौन सी थेरीज़ दी गई और इसको लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, कल इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, सबसे पहले है कि इंडिकेटर्स हैं क्या, होते क्या हैं। एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर विजुअल डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ सैंपल। सैंपल में कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट, उसकी डिटेक्शन के लिए इंडिकेटर्स का नाम ही इंडिकेट करना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, यही ना, बताना किसी चीज़ के मुतल्लिक। तो जो विजुअल डिटेक्शन कर दें जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो सैंपल में प्रेजेंट है, वो सब्सटेंसेस इंडिकेटर्स हैं। ओके, विजुअल डिटेक्शन में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है कलर, हम देख सकते हैं। लेकिन समटाइम्स जो है इंडिकेटर्स वो स्मेल एंड टर्बिडिटी, इसको भी चेंज कर देते हैं और इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारी डिटेक्शन हो जाती है सब्सटेंस क्या है। स्मेल, अगर उसकी कोई पहले स्मेल नहीं है, इंडिकेटर ऐड करने से कोई वो बहुत तेज़ स्मेल दे, या फिर पहले तेज़ स्मेल थी, इंडिकेटर ऐड करने के बाद स्मेल ख़त्म हो जाए। टर्बिडिटी, हमें पता है कि सोल्यूशन क्लियर है, थोड़ा मिल्की है, यानी ऑप्टिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसमें से लाइट पास हो रही है, ये सब कुछ जो है टर्बिडिटी में आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों की, कलर की, स्मेल की, टर्बिडिटी की, इन किसी भी इन चीज़ों को लेकर जो डिटेक्शन होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो सब्सटेंसेस डिटेक्शन करते हैं वो इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए ना, हमारे पास सपोज एक सोल्यूशन है, हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड है और बेस है, दोनों को रिएक्ट करवा के रिएक्शन चल रहा है। हम रिएक्शन मतलब हम देखना चाहते हैं कि अभी इसमें मोस्टली एसिड और बेस कलरलेस होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि कितना एसिड है बेस के साथ रिएक्ट हो गया, क्या हमें और बेस डालने की ज़रूरत है और एसिड डालने की ज़रूरत है, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, साल्ट बन गया है, जो भी है, मतलब हम अगर चेक करना चाह रहे हैं तो हमें पता है एसिड, अगर हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की ही बात कर लें जो कॉमन है, तो हमें पता है कि एसिड में इंडिकेटर्स कुछ और कलर दे रहे होते हैं, बेस में कुछ और कलर। तो अगर हम इंडिकेटर ऐड करें तो उस रिएक्शन में, उस सोल्यूशन में, तो अगर उस टाइम उसमें बेस ज़्यादा है तो वो बेसिक पीएच उसकी अबव 7 होगी और वो उसके अकॉर्डिंग कलर देगा, और अगर वो उस वक्त एसिडिक है, उसमें एसिड ज़्यादा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कलर देगा। और यूँ हमें डिटेक्शन हो जाएगी कि सोल्यूशन को एसिड, अभी जो है रिएक्शन में एसिड डालने की ज़रूरत है या बेस डालने की ज़रूरत है, या रिएक्शन किस कदर प्रोसीड कर चुका है। इसके अलावा, रिएक्शन के अलावा, अगर हमें वैसे भी अगर कोई अननोन सब्सटेंस जो है वो पकड़ा देता है, कहता है कि भाई इसको बताएंगे एसिड है या बेस है, तो ये चीज़ भी हम इंडिकेटर से ही बता सकते हैं। जो पहले जो होता था इरा, उसमें क्या होता था कि टेस्ट करके बताया जाता था कि ये अननोन सब्सटेंस है, सपोज कि ये एसिड है या बेस है। अगर सोर टेस्ट होता था तो कह दिया जाता था ये एसिड है, अगर बिटर टेस्ट होता था तो उसको कहते थे कि ये बेस है। लेकिन अब हर चीज़ हम टेस्ट नहीं कर सकते, बिना सोचे समझे उसको टेस्ट कर लो। कुछ चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, कुछ एसिड्स जिनको टेस्ट करके शायद हम बाद में बताने लायक भी ना रहें कि ये एसिड है या बेस है, कि तो उस चीज़ को ख़त्म करके फिर इंडिकेटर्स आए। कोई मैन मेड थे, कुछ नेचुरल थे, फिर इनकी हेल्प से हम बताने में ये सक्सेसफुल रहे काफ़ी, ये कि इसकी हेल्प से ये बताया जा सका कि कौन से सब्सटेंस जो हैं वो एसिड्स हैं, कौन से बेस हैं। इसके लिए स्केल है और बाकायदा फिर जो भी इंडिकेटर है उसके कलर्स जो हैं वो याद, जैसे कि अगर हम लिटमस पेपर, एक कॉमन सा इंडिकेटर जो है उसकी बात करें, तो उसको फिर हमें अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस एसिड है, हम एसिड से टेस्ट करेंगे तो वो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। और अगर हमारे पास रेड लिटमस ही हम एसिड में चेक कर रहे हैं तो वो रेड ही रहेगा। और अगर हम बेस के साथ लिटमस जो है इंडिकेटर उसको यूज़ करें ये इंडिकेट करने के लिए कि ये बेस है या एसिड, तो बेस उसको रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, और अगर ब्लू यूज़ किया तो वो ब्लू रहेगा, नो चेंज आएगा।
तो फिर इस तरीके से ये हमें बता दिया इजीली कि ये एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स इस तरीके से भी यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा ये कैलोरीमीट्री, फेलोरीमीट्री एंड टर्बिडिटीमीट्री इसमें भी यूज़ होते हैं। अब ये भी जो है फिनोमेना होते हैं, जैसे टर्बिडिटीमीट्री इसको हमने टर्बिडीमीट्री इसको हमने जो है देखा है कि यही चीज़ देखने के लिए होगी कि ऑप्टिकल करैक्टर कितना है, लाइट स्कैटर हो रही है या फिर पास हो रही है सोल्यूशन से नहीं, इसकी मेजरमेंट को हम कहेंगे। इसी तरह कैलोरीमीट्री, फ्लोरीमीट्री ये भी प्रोसेस है, मतलब इन तीनों में भी जो है यूज़ हो सकते हैं इंडिकेटर्स। अब दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ा, अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी कि कोई रिएक्शन है उसमें कितना एसिड है कितना बेस है ये, या फिर कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाए उसमें भी एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। थर्ड, हम बहुत इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट यूँ कह लें कॉमन जो है वो करते हैं रिएक्शन टाइट्रेशन का, उसमें भी इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। अ सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर विजुअल डिटेक्शन ऑफ ए कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, जैसे कि एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिपेंड करता है, कलरलेस भी होता है, पिंक भी होता है, और उसमें हमें पता है हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो टाइट्रेशन बेसिकली होता क्या है कि एक नॉन कंसंट्रेशन की सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, एक अननोन की है कंसंट्रेशन की सोल्यूशन, तो हम नॉन कंसंट्रेशन की सोल्यूशन से अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास टाइट्रेशन होती है। तो फिर जब हमें पता चल गया कि इसका कितना, एक है दो सॉल्यूशंस हैं, जब उनको आपस में हम इंडिकेटर डाल देते हैं और ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से सॉल्यूशन, और हमें पता चल जाता है कि उस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है और रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें कैसे पता चलता है कंप्लीशन का, या तो वो इंडिकेटर जो है उसको कलरलेस, अगर वो कलर है पहले ही कलरफुल है, पिंक कलर है, तो उसे कलरलेस कर देगा, तो हम अब मज़ीद ऊपर से ब्यूरेट से जो है वो सोल्यूशन ऐड नहीं करेंगे, जितना था इनफ था। अब पता चल गया कि एंड पॉइंट आ गया है, किससे पता चला है? ऑब्वियसली इंडिकेटर से। और या फिर अगर वो कलरलेस होगा तो वो पिंक में हो जाएगा कन्वर्ट, मतलब किसी भी कलर में। तो फिर ये भी हमें किसने बताया? इंडिकेटर ने। अब हम ब्यूरेट जो है उसको ऊपर से जो है सोल्यूशन का फ्लो वो स्टॉप कर देंगे कि हमें पता चल गया इतना जो है वॉल्यूम हमने यूज़ कर लिया, तो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया। फिर हम कैलकुलेशंस करके जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास इंडिकेटर्स। अब जो है इंडिकेटर्स की टाइप्स होती हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स, एड्सॉर्प्शन एंड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। आज हम एसिड बेस इंडिकेटर्स और इसकी थेरीज देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में रिडॉक्स एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स देखेंगे। एसिड बेस इंडिकेटर्स जो है नेम ही है शो कर रहा, एसिड बेस है, मतलब एसिड और बेस की डिटेक्शन के लिए, इंडिकेशन के लिए ही यूज़ होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जिनमें जो एसिड में उनका कलर एक होता है, मतलब सपोज एक कलर है, कलरलेस है, तो बेस में कलर डिफरेंट होगा, बेस में कोई पिंक कलर होगा, या एसिड में येलो है, बेस में एसिड में रेड है, बेस में येलो होगा, एट्सेट्रा। मतलब एसिड में एक कलर होगा, बेस में दूसरा। इन टाइट्रेशन द इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ इंडिकेटर। हम अभी पढ़कर आए हैं, एक तो कि हम एंड पॉइंट जो है उसको भी करते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर अगर हम एसिड बेस, अब हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात करें तो इसी को ले लेते हैं कि जितना एसिड का मतलब मोल्स या वॉल्यूम है यूज़ हुए हैं या उस वक्त हैं रिएक्शन मिक्सचर में, उतने ही बेस के मोल्स या वॉल्यूम हो, वो होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। या फिर अगर यहाँ पे एसिड बेस की बात की गई है, अगर कोई भी है रिएक्शन में मिक्सचर में कंपोनेंट्स, तो इनका इक्विमोलर रेशोज हों, तो ये हमारे पास जो होता है ना, ये इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो इसकी इंडिकेशन के लिए भी इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। द कलर दैट इज़ प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ सोल्यूशन। ऑब्वियसली पीएच पे ही डिपेंड करेगा कलर जो भी प्रोड्यूस होता है इंडिकेटर से। अगर हम कह रहे हैं कि एक इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, वो एसिड में कलरलेस रहता है, तो जाहिर बात है एसिड्स जो है वो पीएच बिलो 7 जो है पीएच वो एसिड्स की होती है। तो फिर क्या होगा कि वो 7 से लो, यानी 1 to 6 तक जो पीएच होगी उस पर वो कलरलेस रहेंगे। इंडिकेटर्स जो है वो कलरलेस रहेगा, जबकि अबव पे फिर पिंक कलर शो करता है फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में, तो वहाँ पे वो पिंक कलर शो करेगा। तो इस तरीके से जो कलर है वो पीएच पे डिपेंड करता है। और कलर चेंज इज़ नॉट सडन,
सडन अचानक से नहीं हो जाता, थोड़े से टाइम के बाद होता है। जैसे हम अगर टाइट्रेशन करते हैं, जो कि हमने परफॉर्म भी किए हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम ऊपर से ब्यूरेट में से अब सोल्यूशन उधर ऐड कर रहे होते हैं फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में जो नीचे रखी है, तो अब क्या कि ब्यूरेट ब्यूरेट में से सोल्यूशन का ड्रॉप नीचे गिरते ही जो है कलर चेंज हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। पहले ऐड होता रहता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद जो है अब्रप्ट चेंज भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ यहाँ यही बात की गई कि अचानक से नहीं आ जाता, थोड़ा सा टाइम लेता है, और इसको कलर चेंज इंटरवल कहते हैं इंडिकेटर का। ओके, अब हमने एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस इंडिकेटर्स की दो हम थ्योरीज पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओस्टवर्ल्ड थ्योरी और नेक्स्ट दूसरी थ्योरी देखते हैं, और उसको बाद में देखते हैं। पहले ओस्टवर्ल्ड थ्योरी जो है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर्स वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक बेसिस होंगे। ठीक है, वीक एसिड्स होंगे या ऑर्गेनिक भी है एसिड्स होंगे या वीक बेसिस होंगे। ये ओस्टवर्ल्ड, इसका नेम इसलिए है, ओस्टवर्ल्ड साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश की थी। ओके, अब वीक एसिड्स और वीक बेसिस का नाम क्यों दिया गया है, ये इस पे कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा। और कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो क्या था, उसको रिकॉल करें पहले। जो है उसमें ये था कि अगर हमारे पास एक वीक एसिड है और वो आयोनाइज हो रहा है, यानी डिसोसिएट हो रहा है अपने आयन्स में, तो हम बाहर से कोई एसिड ऐड कर दें, स्ट्रॉन्ग अब हमने ऐड करना है, उसकी निस्बत पहले की निस्बत स्ट्रॉन्ग ऐड करना है। जब हम वो ऐड करेंगे, और ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करना है जिसमें एक आयन जो है वो वीक, जो पहले से वीक एसिड जिसमें हम ऐड कर रहे हैं उसके साथ कॉमन हो। मतलब सपोज हमारे पास HCl है, और फिर हम H3O पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, अब दोनों डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव लाजमी देंगे। ठीक है, तो कॉमन आयन हो गया। तो ये एक आयन कॉमन हो तो वो वाला हमने एसिड ऐड करना है, और वो पहले वाले एसिड की निस्बत स्ट्रॉन्ग हो। तो वो जो है क्या करेगा, एज अ रिजल्ट जो पहले वाला वीक एसिड है उसकी आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा, कम कर देगा। ये था हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आया तो आप लेक्चर सुन सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का। ओके, उसके बाद ये कॉमन आयन इफेक्ट था। तो यहाँ पर भी हम वीक एसिड्स या वीक बेसिस, वो कहता है ऑस्टवर्ल्ड कि वीक एसिड इंडिकेटर्स वीक एसिड्स या वीक बेसिस होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट देखना है। इस उसी की एप्लीकेशन क्यों कह लें, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वो तभी हम देख सकते हैं, तभी होता है जब वीक एसिड्स हों, इक्विलिब्रियम उनमें आ जाए, ताकि वो फुल्ली डिसोसिएट ना हो। तो दैट्स वाई यहाँ पे वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या बेसिस यूज़ किए गए हैं। फिर बात आती है कि अनआयोनाइज्ड, कुछ उसमें अनआयोनाइज्ड पार्ट रह जाएगा ना, क्योंकि हमने वीक की बात की है, वीक पे जोर दिया जा रहा है, कुछ उसमें अनआयोनाइज्ड पार्ट रह जाएगा। तो वो अब कह रहे हैं कि जो अनआयोनाइज्ड एसिड इंडिकेटर है या बेस इंडिकेटर है, जो अनआयोनाइज्ड रह जाएगा उसका कलर और होगा, और जो उसका आयोनाइज्ड पार्ट होगा तो उसका कलर, एसिड हो या बेस हो, उसका कलर और होगा। ओके, ये ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी थी। अब इसको समझते हैं रिएक्शंस के साथ। सपोज हमारे पास ये पहला रिएक्शन है एसिड इंडिकेटर का है, दूसरा रिएक्शन बेस इंडिकेटर का है। अब हम एसिड वाले की इक्वेशन को लेके सारा चलते हैं, बिल्कुल सेम एज सच बेस का होगा। ओके, एसिड इंडिकेटर में क्या हुआ, H पॉजिटिव और इंडिकेटर नेगेटिव, मतलब इसमें वो डिसोसिएट हो गया, आयोनाइज्ड पार्ट ये उसके आयंस में कन्वर्ट हो गया। और हमने वीक पे जोर दिया था, चूंकि ये वीक था तो जितना आयंस में कन्वर्ट हो रहा है उतना थोड़ा सा जो है, यूं कह लें कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो एट द एक पॉइंट आएगा जब उसका जो है आयोनाइज्ड, जितने आयोनाइज हो रहा है उतना ही हमारे पास सॉलिड में एज सच भी होगा, और वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन यू। इसी तरीके से बेस का है, उसमें भी इंडिकेटर ये IN फॉर इंडिकेटर है। यहाँ पर जो है H पॉजिटिव पार्ट है, हम यहाँ पे IN नेगेटिव पार्ट है, और यहाँ पर IN पॉजिटिव पार्ट है और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव पार्ट है। तो ये दोनों इक्वेशंस बेस और एसिड इंडिकेटर्स के लिए लिख दी गई। अब अगर हम एसिड इंडिकेटर को देख के चलते हैं, बेस है सच है, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आई और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आई। अब हमने क्या किया है कि हमने इसको जो है कंप्लीटली उस H पॉजिटिव को एक साइड पे ले गए हैं, यूं H पॉजिटिव इधर आ गया है
और के इंडिकेटर के साथ ये जाके मल्टीप्लाई हो गया है और आई एन नीचे आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो है वो अनआयोनाइज्ड है HIN, और नीचे वाला आयोनाइज्ड फॉर्म है। नीचे वाली हमारे पास क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म है, वो ऐसे ही बेस की आ जानी है। ओके, अब हम एसिड वाले के को ही समझते हैं कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट हमें देखना है, अगर हम इसमें एसिड ऐड कर देते हैं एसिड इंडिकेटर में, एक ऐसा एसिड जो कि ये तो वीक है ना, हमने क्या कहा था कि इंडिकेटर्स क्या है, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये वीक है ना, तो हम इससे स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ये भी H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो रहा है, हमने कॉमन आयन वाला डालना है, वो भी एसिड्स तो वैसे भी उनकी डेफिनेशन H पॉजिटिव देंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ वो भी H पॉजिटिव देगा। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। ली शार्टलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये अपने आप को दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो अब जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा कि एक जो है या तो ये वाला इंडिकेटर एसिड या जो बाहर से ऐड किया गया है वो एसिड, दोनों में से एक अपनी आयोनाइजेशन रोकेगा ताकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो। तो वो वाला तो स्ट्रॉन्ग है, वो कहता है मैं क्यों रुकूं, वो तो डिसोसिएट होगा ही होगा। तो एज अ रिजल्ट इस बेचारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। H पॉजिटिव और आयन जो है वो कंबाइन होके HIN प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो अनआयोनाइज्ड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा और H पॉजिटिव अब बैलेंस हो जाएगा। तो यूं क्या हुआ, H पॉजिटिव ने जब एसिड ऐड किया तो H पॉजिटिव जो उसने सप्रेस कर दी आयनाइजेशन, इसकी आयनाइजेशन को रोक दिया, सप्रेस कर दिया। एंड जो इंडिकेटर ये आयन है विल बी स्मॉल, ये इसकी कंसंट्रेशन भी थोड़ी हो गई। एंड कलर विल बी मेनली ड्यू टू अनआयोनाइज्ड, और कलर जो है वो अनआयोनाइज्ड की वजह से होने लगा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो आयोनाइज्ड पार्ट है ना एसिड का, या एसिड इंडिकेटर का या बेस इंडिकेटर का, जो आयोनाइज्ड पार्ट है, आयोनाइज्ड पार्ट दोनों का है, वो डार्क कलर देगा अपने एसिड या अनआयोनाइज्ड एसिड या अनआयोनाइज्ड बेस से। समझ आई? मैंने ये कहा कि जो आयोनाइज्ड पार्ट है, ये वाले आयोनाइज्ड पार्ट है ना, जो आयोनाइज्ड पार्ट है एसिड का वो डार्क कलर देगा इंडिकेटर, एसिड इंडिकेटर का, एज कंपेयर टू अनआयोनाइज्ड एसिड इंडिकेटर। इसी तरीके से बेस का जो आयोनाइज्ड पार्ट है वो डार्क कलर देगा एज कंपेयर टू अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब एसिड वाले में क्या होगा, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा इसी बात में कि अब हम कहते हैं कि फिनोफ्थालीन जो है वो कलरलेस होता है एसिड में। फिनोफ्थालीन अगर हम देखें ना उसकी खुद को उसको देखें तो वो कलरलेस ही होता है, और जब उसमें एसिड उसमें ऐड किया जाए तो एसिड में भी वो कलरलेस रहता है लेकिन बेस में पिंक हो जाता है। अब क्वेश्चन नहीं आता, अराइज होता कि क्यों एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक होता है। इसी तरीके से सारे इंडिकेटर्स, मिथाइल ओरिन जो है वो एसिड में रेड होता है, बेस में येलो होता है, ऐसा क्यों होता है, माइंड में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अब ये जो थ्योरी पेश की गई है, ओस्टवेल थ्योरी, इसमें ये क्वेश्चन सारे कवर होते हैं कि एसिड और बेस में जो कलर इंडिकेटर्स देते हैं वो क्यों देते हैं। अब जो फिनोफ्थालीन है उसकी बजाते खुद नेचर एसिडिक होती है, ठीक है, एसिडिक होती है, मतलब क्या हुआ, वो एक एसिड इंडिकेटर है। इतनी समझ आ गई ना, ध्यान से सुने, वो एक एसिड इंडिकेटर है। अब क्या हुआ है, मैंने अभी आपको सारा एसिड के बारे में समझाया कि एसिड का जो अनआयोनाइज्ड पार्ट है उसका आयोनाइज्ड पार्ट है, सॉरी, उसका जो कलर है वो क्या होगा, डार्क होगा, और अनआयोनाइज्ड का कलर अनआयोनाइज्ड की निस्बत यूँ कह लें, ठीक है, उसका डार्क नहीं होगा। तो अब फिनोफ्थालीन था एसिड। अब जब हमने एसिड इंडिकेटर में एसिड ऐड किया, मैंने कहा कि फिनोफ्थालीन में जब एसिड ऐड करेंगे तो वो कलरलेस रहेगा। एसिड ऐड किया तो हमारे पास IN यानी आयोनाइज्ड पार्ट स्मॉल होना शुरू हो गया था। क्यों हुआ था मैंने आपको सारा समझाया है, क्योंकि दो एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने लग गए थे, अब एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना था, इसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। ठीक है,
रिएक्शन बैकवर्ड चला गया ना, तो अब इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई। हमने कहा क्यों कम हुई है, ये याद रखें, एसिड ऐड करने से, ठीक है। हमने कहा कि जो आयोनाइज्ड पार्ट है उसकी वजह से डार्क कलर आएगा। अब जब यही कंसंट्रेशन कम होने लग गई तो सारे का सारा जो कलर आएगा वो आयोनाइज्ड यानी अनआयोनाइज्ड पार्ट की वजह से आएगा। तो अब अनआयोनाइज्ड पार्ट का कलर जो है वो डार्क नहीं होता, इसी वजह से एसिड में फिनोल्फ्थालीन डार्क कलर नहीं शो करता बल्कि कलरलेस ही रहता है। और अगर हम बेसिक की बात करें, अब अगर हम बेस ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, पहले हम देख लेते हैं। अगर हम इसमें इसी रिएक्शन में बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोई भी जो बेस NaOH, अब हमने स्ट्रॉन्ग ऐड करनी है, ये बात याद रखिए, स्ट्रॉन्ग ऐड की, NaOH ऐड कर दी, वो OH में और Na में अपने आयंस में कन्वर्ट हो गई, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ओके। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो Na पॉजिटिव है और जो OH नेगेटिव है, उसमें से OH नेगेटिव ने इस H पॉजिटिव के साथ मिलके वाटर बनाना शुरू कर दिया। इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई। फ़ौरन से फिर ली शार्टले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस बेचारे ने ज़्यादा अपने आप को डिसोसिएट करना शुरू कर दिया। इसकी कंसंट्रेशन बैलेंस भी तो करनी है ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने देना। जैसे ही बेस ने रिएक्ट करके वाटर बनाया, इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, इसने फ़ौरन से अपने आप को ज़्यादा डिसोसिएट करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट इसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो गई। अब इसकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो गई, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो मैंने आपको क्या कहा है कि इसके वजह से जो कलर आएगा वो डार्क होता है, ये डार्क कलर होता है एज़ कम्पेयर टू अनआयोनाइज्ड पार्ट। तो जब इसकी वजह से कलर आएगा तो वो अब थोड़ा डार्क आएगा। तो अब इसी वजह से बेस ऐड करने से फिनोल्फ्थालीन, जो कि एक एसिडिक नेचर का इंडिकेटर है, वो पिंक कलर शो करता है। अब यहाँ पर भी है इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट इंक्रीजिंग द आयोनाइज्ड फॉर्म IN नेगेटिव, इसकी फॉर्म कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा एंड द कलर ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म विल अपीयर, और फिर जो कलर है वो हमारे पास आ जाएगा। ये अब पता चल गया आपको, क्लियर हो गया होगा कि फिनोल्फ्थालीन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक कलर क्यों देता है। ये तो मैंने सिर्फ फिनोल्फ्थालीन की एग्जांपल दे दी है ना, आप मिथाइल ऑरेंज की भी जो है वो करके देख लें। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक बेसिक इंडिकेटर है, उस पर ये वाली चीज़ अप्लाई होगी। अगर चले मैं करवा ही देती हूँ, समझा ही देती हूँ थोड़ा सा कि मिथाइल ऑरेंज जो है उसमें क्या होगा, वो ये इंडिकेटर है, सपोज ये एज सच ही हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। अब अगर हम उसमें भी मिथाइल ऑरेंज जो है, पहले आपको पता होना चाहिए, मिथाइल ऑरेंज येलो देता है, खुद जो है ऑरेंज कलर का है, येलो देता है, बेस में रेड देता है, एसिड में देखो डार्क कलर दे रहा है, डार्क कलर दे रहा है, इसका मतलब ज़रूर एसिड में जो कलर आया है ना वो आयोनाइज्ड पार्ट की वजह से आया होगा। हाँ, अब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं, हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो उसका H पॉजिटिव इसके साथ मिलके वाटर बनाना शुरू कर देगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। फ़ौरन से इस बेचारे ने ली शार्टले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने आप को और ज़्यादा डिसोसिएट करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ये आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गए और अब कलर इनकी वजह से जो है वो आना शुरू हो गया। दैट्स वाई जो बेस एसिड ऐड करने से मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर दे देता है, डार्क सा। और जब एसिड ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे तो वो येलो कलर देगा, क्योंकि जब बेस ऐड करेंगे तो ये भी OH प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी OH प्रोड्यूस करेगी। जो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, यानी ये दोनों वापस से बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट इसकी कंसनट्रेशन कम होनी, ये आयंस कम होने शुरू हो जाएंगे और फिर हमारे पास कलर इसकी वजह से आएगा। और मैंने आपको बताया अनआयोनाइज्ड पार्ट की वजह से कलर इतना डार्क नहीं होता। तो बस ये सारा, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको अगर कुछ कंसेप्ट रह गए भी हैं तो फिर भी वीडियो को आप बैकवर्ड करके सुन सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। आगे एक्चुअल कलर डिपेंड्स अपॉन जो है इनकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है और डायरेक्टली रिलेटेड है H पॉजिटिव, मतलब जितना H पॉजिटिव ऐड करेंगे फिर उस हिसाब से कलर आता जाएगा। अगर हम रिलेशन पढ़ें पीके के और पीएच के दरमियान, तो अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन जो है हमने जो वो देखी थी, हेंडरसन हैसेलबाल की इक्वेशन वो निकाल ली थी सारी। तो उसमें ये लॉग ले के सारा सॉल्व करके तो लास्ट पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है एसिड के लिए, पीके प्लस लॉग IN और H यहाँ पे माइनस आता है, फिर हम प्लस लगा के इनकी जो कंसनट्रेशन है उसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ना, अगर हम
तो HI की ऊपर है ना, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो HIN की नीचे है। तो फिर ये साइन जो है लास्ट में जब हम सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव का साइन हम इन्वर्स करके आपने बस फाइनल फॉर्म याद रख लेनी है। और ये POH की है और ये हाफ इधर नीचे चली गई है, तो ये कंप्लीट एक ही इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स जो है मेमोराइज करने वाले, जो MCQs के तौर पे आ सकते हैं, वो ये है कि किसी भी pH पे सिर्फ एक कलर ही डोमिनेट होता है। सपोज अगर हमारे पास ये जो IN/H है, ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 10 आ रही है, तो log 10 1 होता है, तो हमारे पास PH PK = PK इंडिकेटर +1 हो जाएगा। किस कंडीशन पे होगा? जब इनकी वैल्यू आए 10 के इक्वल। और जब HIN/IN नेगेटिव की वैल्यू 10 आए तो log 1/10 हो जाएगा। जब 1/10 हो जाएगा तो -1 के इक्वल होता है, तो PH = P के इंडिकेटर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलर चेंज इंडिकेटर जो है वो हमें यहाँ यूँ भी हम दे आता है PH = P के इंडिकेटर +-1, मतलब दोनों को कंबाइन करके ये इंटरवल हो गया एंड एक्सटेंड्स ओवर 2 pH यूनिट्स तक एक्सटेंड होता है। अगर हम देखें कि इफ़ HIN/IN नेगेटिव = 1, अगर हम देख लें कि इनकी कंसनट्रेशन जो है वो 1 के इक्वल है, तो कलर विल बी ड्यू टू इक्विमोलर रेशो ऑफ द एसिड एंड बेस। तो वो उनके जो है हम कहेंगे कि जो भी कलर आया वो जितना एसिड था उतना बेस, इक्विमोलर रेशोज़ की वजह से आया है। उसको मिडल टिंट कहते हैं। टिंट जो है ऐसी शीट्स होती हैं जैसे जो मेकअप करते हैं उनको भी पता होगा, चिक्स पे भी यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक वैसे कलरफुल एक मिडल टिंट कलर सा होता है, आ जाता है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विनोनॉइड थ्योरी। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ, यहाँ पे आना है, ये PF लिखा गया है, ऑफ इंडिकेटर्स विद PH। मतलब ये भी थ्योरी हमें क्या बताती है? चेंज इन कलर बताती है। द कलर्स इज द मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड। इसमें जो बेसिकली होता है ना वो ये इसको क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर की वजह से होता है। इसको रेजोनेंस थ्योरी भी कहते हैं। ओके, कुछ बुक्स में इसका नेम रेजोनेंस थ्योरी भी है। तो क्विनोनॉइड जो थ्योरी है इसमें जो है कलर चेंजेस वो सारा का सारा स्ट्रक्चर की बेस पे होता है। जो एक बेंजीनॉइड रिंग है, ये वाली ये क्विनोनॉइड रिंग है, फॉर्म है। तो जो ये वाली फॉर्म होती है, ये अगर आ जाए, बन जाए कि कहीं पे भी इस रिएक्शन फार्मूले के दौरान, तो कलर आएगा, लेकिन बेंजीन में कलर नहीं आएगा जब ये रिंग बनेगी। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे है। थ्योरी सिर्फ सारी इसी पे बेस करती है, इन दोनों की जो है टाटोमेरिक फॉर्म कह दें कि इन दोनों पे ही बेस करती है कि कब बेंजीन का स्ट्रक्चर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्विनोनॉइड का स्ट्रक्चर आएगा तो क्या हो जाएगा, और कैसे आएगा ये अब हम देखते हैं। कि सपोज हमारे पास फिनोल्फ्थालीन एज एन इंडिकेटर है। अब जो फिनोल्फ्थालीन का फार्मूला है, इसमें 2 फिनोल ग्रुप्स हैं। ये देखिए 2 फिनोल ग्रुप्स हैं और ये हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड होता है। थैलिक एनहाइड्राइड होता है जिसमें से हम जब इन दोनों का 2 फिनोल के मॉलिक्यूल्स और एक थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। इसको थैलिक कंडेंसेशन कहते हैं और फिनोल्फ्थालीन फॉर्मेशन हो जाती है। खैर उससे आपका कंसर्न नहीं है। अब आप देखें कि अगर हम फिनोल्फ्थालीन में बेस ऐड कर दें तो ये फिनोल का एसिडिक प्रोटॉन वो बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये नेक्स्ट शिफ्ट हो गया, ये नेक्स्ट शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे सारी डेंसिटी शिफ्ट हो गई। ये रिंग एज सच बना दी, यहाँ पे बना दी गई। और नेक्स्ट हमारे पास जो ये रिंग थी, इसको हमने देखा कि कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस रिंग के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। बाकी सारी की रिंग वैसे की रही और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बारी आई इस रिंग की बनाने की। कार्बन के दरमियान और इस रिंग के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे जो है बाकी ऑक्सीजन और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, और वो जो हाइड्रोजन था वो तो ये बेस जो है उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे सारी बेंजीन रिंग्स थी, ये कलरलेस था, ठीक हो गया। यहाँ पे अब इस रिंग को पहचाने, ये हमारे पास है क्विनोनॉइड फॉर्म, यही है ना, दरमियान में रिंग, दोनों साइड पे डबल बॉन्ड्स, ये भी रिंग और दोनों साइड पे डबल बॉन्ड्स। अब मैंने आपको कहा था कि कलर जो है वो क्विनोनॉइड का होता है, बेंजीनॉइड का नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, एसिड बेस ऐड करने से फिनोल्फ्थालीन पिंक कलर देता है। ओस्टवाल्ड थ्योरी ने भी प्रूव किया क्यों देता है, इसने भी प्रूव कर दिया क्यों देता है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में क्विनोनॉइड फॉर्म बन जाती है। और वापस से अगर हम बेस ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा से वही रिएक्शन हो जाएगा, एसिड ऐड करें, हाँ।
अगर हम दोबारा से इसमें एसिड ऐड करेंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, सॉरी यहाँ पे, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, फिर से यही फॉर्मेशन हो जाएगी, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये प्रोटॉन ले लेगा और सारा स्ट्रक्चर वैसे ही बन के हमारे पास जो है बेंजीनोइड फॉर्म आ जाएगी। तो फिर से हमारे पास क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। और फिर अगर हम इसमें भी एक्सेस बेस ऐड करें तो फिर ये वाला प्रोटॉन भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ फिर यूँ जो स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी, उसमें फिर बेंजीनोइड फॉर्म होगी और वो फिर कलरलेस होगा। नेक्स्ट अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज में भी जो है यही स्ट्रक्चर बेंजीनोइड फॉर्म और क्विनिनोइड फॉर्म है। बेंजीनोइड मिथाइल ऑरेंज का ये स्ट्रक्चर है, दरमियान में एजो ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल और एन एन डाई फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे एन एन डाईमिथाइल है और यहाँ पे सल्फर ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप है और यहाँ पे भी रिंग है। अब अगर हम इसमें भी एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये लोन पेयर्स पहले इधर मूव किए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जैसे एरोज शो किए हुए हैं ये यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन ने ये ले लिया प्रोटॉन और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट ये फॉर्मेशन हो गई इस स्ट्रक्चर की, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपको पता चल रहा है इसको वाजह देखते हुए कि यहाँ पे बेंजीनोइड फॉर्म्स थी, यहाँ पे क्विनोइड फॉर्म हो गई। और याद बार बार मैं आपको करवा रही हूँ, क्विनोइड की वजह से स्ट्रक्चर कलर होता है, तो यहाँ पे एसिड ऐड करने से दैट्स वाई जो है मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है, ओके। और फिर दोबारा से बेस ऐड करेंगे तो ये वाला एसिडिक प्रोटॉन वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, दोबारा से ये बन जाएगा और यहाँ पे फिर बेंजीनोइड फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ बेंजीनोइड फॉर्म जो है इसका अपना कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है ना मिथाइल ऑरेंज का, तो उससे भी लाइट कलर येलो सा कलर दे देगी बेस के साथ, क्योंकि बेंजीनोइड रिंग का कोई कलर नहीं होता। यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स हैं कि अगर लिटमस है तो यहाँ पे अगर एसिडिक है तो वो रेड होगा, बेसिक है तो वो ब्लू होगा। मिथाइल ऑरेंज खुद जो होता है वो ऑरेंज होता है, लिटमस पेपर खुद ब्लू भी होता है और रेड भी मिल जाता है, आपको बाजार से मिल सकता है। मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज होता है और एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन खुद कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस ही रहता है, बेस में पिंक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के, अगर हम दो कुछ ज़्यादा इंडिकेटर्स को मिक्स करके कुछ एक पीएच रेंज कवर करना चाह रहे हैं कि इतनी पीएच पे कोई भी सोल्यूशन बने तो हमें पता चल जाए कि यही ना पता चले कि वो एसिड है या बेस है, बल्कि ये भी पता चले उसकी पीएच कितनी है। इस तरीके से इस पीएच रेंज को कवर करने के लिए जो है हम इंडिकेटर बनाते हैं सूटेबली मिक्स करके कुछ एक या एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स को, और फिर हमारे पास जो इंडिकेटर एज अ रिजल्ट आता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर आज उसे हम कहते हैं कि ये एक कॉन्सिडरेबल जो पीएच रेंज है उसको कवर कर रहा है। और ये इसको हम यूज़ करते हैं पीएच को सोल्यूशन की पीएच को डिटरमिन करने के लिए। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मिथाइल, रेड मिथाइल, ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल, ब्लू फिनोफ्थलीन, किसी को भी मिक्स करके ये 3 to 11 जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, 3 to 11 तक रेंज कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 पीएच पे रेड कलर आएगा अगर इंडिकेटर्स यूज़ करें यूनिवर्सल इंडिकेटर, 4 पे ऑरेंज, 5 पे, 6 पे येलो, 7 पे येलोइश ग्रीन, 8 पे ग्रीनिश ब्लू, 9 पे ब्लू, 10 पे वॉयलेट और 11 पे रेडिश वॉयलेट। तो ये हमारे पास कुछ कलर्स हैं और ये 3 to 11 जो पीएच रेंज है इसको कवर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जनरल नॉलेज है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, जैस्मीन। हु डिज़ाइन पाकिस्तान नेशनल फ्लैग, किसने डिज़ाइन किया? अमीरुद्दीन खदवाई। विच मिलिट्री अलायंस हैड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर? सियाटो। हु रोट पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल एंथम? हफीज़ जलंधरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। बहुत इंफॉर्मेटिव था, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।